सो हेलो एंड वेलकम टू माय और चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग ईटीएफ्स। तो दोस्तों ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारे इंडिया में जितने भी ईटीएफ्स अवेलेबल हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं, यानी कि हम निफ्टी 50 के ईटीएफ्स की बात कर रहे हैं और उसके बीच हम कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में और उसमें से बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पर दोस्तों सबसे पहले अगर आपको ईटीएफ के बारे में नहीं पता तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को थ्रू आप समझ सकते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। और अगर आपको इसके बारे में पता है तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसके अंदर हम बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे इंडिया में लार्ज कैटेगरी के अंदर मोर देन 100 यानी कि 100 से ज़्यादा ईटीएफ्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर दोस्तों हम इन 100 में से कुछ फिल्टर करने के बाद हम स्पेसिफिकली ऐसे हमारे ईटीएफ को फाइंड आउट करेंगे जो कि स्पेसिफिकली निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि उनका इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट होता है वो एग्जैक्टली बेंचमार्क को फॉलो करना होता है, जो कि निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं वो उन्हीं स्टॉक्स के अंदर इक्वल वेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर एक लाइन में बोलूँ तो हम यहाँ पे ऐसे ईटीएफ को फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फिल्टर आउट करने के बाद लगभग 15 से 16 ईटीएफ्स को यहाँ पे मैंने फिल्टर आउट कर लिया है। इसके बाद से हम इसके बीच हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जरा अब हम फिल्टर करने के बाद हमारे पास जो भी स्पेसिफिकली यहाँ पे ईटीएफ्स फंड्स बच गए हैं इनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड कर रखे हैं जिनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर इनको फिल्टर आउट करने वाले हैं, मतलब इनमें से बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने स्कीम लिख रखे हैं सारे, मतलब जितने भी हमारे ईटीएफ्स हैं उनके यहाँ पे नेम मेंशन हो रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे एयूएम है, यहाँ पे जितने भी फंड्स हैं उनकी करंट एयूएम कितनी है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एयूएम है उस कंपनी में मतलब उतना ज़्यादा फंड कलेक्ट कर लिया इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा एयूएम की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई का जो निफ्टी 50 है उसका एयूएम सबसे ज़्यादा है जो कि लगभग 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है 58,000 के एयूएम के साथ हमारा यूटीआई का। फिर उसके बाद फर्दर हम देखें तो हमारा निपॉन आता है जो कि 31,000 से ज़्यादा का इसका एयूएम हो चुका है और हमारा ये निपॉन जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है निफ्टी 20 के नाम से। उसके बाद हमारा आईसीआईसीआई जिसका लगभग 18,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका एयूएम। इसके बाद के जितने भी ईटीएफ्स हैं उनका जो एयूएम है बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमने एयूएम का इसलिए कंपैरिजन करा क्योंकि एयूएम अगर जिस कंपनी का ज़्यादा है, मतलब जिस ईटीएफ में एयूएम ज़्यादा होगा यानी कि उसमें इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ईटीएफ्स उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए जितना एज़ कम्पेयर टू हम लोग अगर फॉरेन कंपनीज की बात करें, जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में मोर देन 18% से ज़्यादा पीपल, यानी कि उनका जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 18% से लगभग ज़्यादा लोग ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वहाँ का ईटीएफ मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। जबकि इंडिया में लगभग 1.25 करोड़, लेटेस्ट 2014 के रिसर्च में यहाँ पे बताया गया है कि हम इंडिया में लगभग 1.25 करोड़ मतलब 125 करोड़ लोग ही सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो भी ईटीएफ वो डेट में भी चल जाते हैं या कुछ इक्विटी में भी चल जाते हैं, मतलब कि हमारा ईटीएफ का मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर 1.25 करोड़ मतलब ये तो 1% भी नहीं हो पाया हमारे टोटल पॉपुलेशन का। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे एयूएम जो है देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ईटीएफ होते हैं वो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो अगर जिस स्कीम का या फिर जिस फंड का एयूएम यानी जिस ईटीएफ का फंड ज़्यादा होगा, एयूएम ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके अंदर इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होने का चांस होगा। और हम जानते हैं अगर वॉल्यूम हमें सही से नहीं मिलता है तो हम ईटीएफ में फिर अटक भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। हो सकता है आपने बाय तो कर लिया फिर आपको फिर सैलरी नहीं मिल पा रहे हो। इसलिए दोस्तों अगर आप ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एयूएम और वॉल्यूम को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा और भी हमारे फैक्टर्स हैं उनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमारा अगला फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो का। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो ईटीएफ होते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, तो इसलिए इनका ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे यहाँ पर 0.03 यहाँ पर ईटीएफ का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आईसीआईसीआई का, निपॉन का 0.04 है और एसबीआई यूटीआई का देख सकते हैं 0.04 0.05, लगभग इसी के आसपास का ही सभी का है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लो इनका एक्सपेंस रेशियो होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे म्यूचुअल फंड्स जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो के बाद दोस्तों अगला फैक्टर है हमारा ट्रैकिंग एरर का, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो ईटीएफ का जो रिटर्न है और जो उसका बेंचमार्क का रिटर्न है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो जिसका ट्रैकिंग एरर कम होगा वो उतना ज़्यादा ही फंड अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पे हम सारे फंड को देख सकते हैं, लगभग सभी फंड में लगभग 0.04 से लेकर 0.09 के आसपास का यहाँ पर सबका ट्रैकिंग एरर है। मतलब ट्रैकिंग एरर के मामले में लगभग सभी हमारे फंड जो है वो लगभग सेम ही परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों हमारा अगला फैक्टर है वॉल्यूम का। हमने बोला था कि स्टार्टिंग में हमने बात कर रहा था सबसे फर्स्ट मतलब कंपैरिजन में कि वॉल्यूम हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर हमने ETF बाय कर लिया है तो हम उसे जब भी सेल आउट करना चाहे तो सेल करने के लिए हमारे पास सेलर अवेलेबल हो। तो अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम का यार ज़्यादातर मुझे डेटा मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ETFs हैं इनके अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह होती नहीं है, इसलिए इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। जिनका AUM यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था उनका यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला है। जैसे कि ICICI का वॉल्यूम लगभग 1.5 लाख मतलब 1 लाख प्लस है। ऐसे यहाँ पे निपॉन की बात करें तो 20 लाख। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा हम जानते भी है कि पॉपुलर जो ETF हमारा निफ्टी 20 ही है, उसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद हमारा SBI का भी ठीक ठाक है। उसके बाद हमारा HDFC का भी वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब तक हम 3 फैक्टर देख चुके हैं, AUM, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और वॉल्यूम। 4 फैक्टर हो चुके हैं। इन 4 फैक्टर के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा AUM के मामले में मैंने यहाँ पे इनको ग्रीन कलर से यहाँ पे मतलब हाईलाइट कर दिया है, जिसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा AUM वालों को मैंने हाईलाइट करा है। और यहाँ पे निफ्टी UTI का जो हमारा है उसको मैंने थोड़ा सा येलो कलर से इसलिए हाईलाइट करा है क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम है, बाकियों के वॉल्यूम जो है वो ठीक ठाक है, इसलिए मैंने इनको ग्रीन करा है। मतलब कि इनका AUM भी ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ट्रैकिंग एरर भी कम है और वॉल्यूम भी ठीक है। बाकी के हमने कलर नहीं करे, इसका मतलब उनके थोड़ा परफॉर्मेंस बाकी के मुकाबले कम है, यानी कि AUM इनका बहुत ज़्यादा कम है। जैसे इसका देखिए मोतीलाल ओसवाल का सिर्फ 44 करोड़ का ये AUM है, इसका वॉल्यूम ठीक से मुझे देखने को भी नहीं मिला। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो कुछ थाउजेंड्स में आ रही थी, बहुत ज़्यादा कम थी। इसके बाद फिर दोस्तों हम इनके परफॉर्मेंस की, इनका रिटर्न वाइज परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। तो दोस्तों क्योंकि ये हमारे सारे ETF ही हैं, क्योंकि ETF जो होते हैं वो बेंचमार्क को ही फॉलो करते हैं, और जब बेंचमार्क को एक्जैक्टली फॉलो करते हैं तो इनका रिटर्न भी लगभग उन्हीं के जैसा सिमिलर होता है। थोड़ा बहुत वहाँ पे कमी देखने को इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे हमें इनको जो हमारे फंड्स होते हैं, जितने भी हमारे म्यूचुअल ETF वाले फंड्स हैं, ये सारे ETF जो हैं वो थोड़ा ट्रैकिंग एक्सपेंस रेशियो वगैरह कट करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्योंकि लोग एक्सपेंस रेशियो वगैरह चार्ज कर लेते हैं, इसलिए हमारा जो रिटर्न हो जाता है वो बेंचमार्क के मुकाबले हल्का सा पॉइंट वाइज कम हो जाता है। पर ये लगभग हमारे जो इंडेक्स को ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जो बेंचमार्क को फॉलो कर रहे होते हैं, उसी को रेप्लिकेट करते हैं रिटर्न्स के मामले में। क्योंकि लास्ट 1 ईयर के हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 30% के आसपास का रिटर्न था, तो इनका भी लगभग 29.1 मतलब इनका भी रिटर्न जो है लगभग बेंचमार्क के जैसा ही रहा। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें यहाँ पे 1 ईयर की, 3 ईयर की बात करें तो यहाँ भी सिमिलर इनका बेंचमार्क रिटर्न जो है उसी के जैसा यहाँ पे दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे 10 ईयर की बात करें, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर पुरानी ETFs की बात करें तो यहाँ पे कुछ ही ETFs है जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और यहाँ पे मैंने जिनको ग्रीन कलर से हाईलाइट करें वही हमारे ETF जो सबसे काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी हैं। जैसे हमारा ICICI काफ़ी पुराना है, 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, निपॉन को भी 10 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पे SBI जो है वो लगभग 5 साल ही उसके हुए हैं, इसका भी 10 ईयर नहीं हुआ है, और हमारे UTI का भी 10 ईयर नहीं हुआ है। बाकी दो हमारे ICICI निपॉन जो है उनके मोर देन 10 ईयर हो चुके हैं। लास्ट कॉलम में दोस्तों सिंस रिटर्न, यानी कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इनका रिटर्न जो है वो किस तरह का है उसके बारे में शोकेस किया गया है। तो यहाँ पे सिंस एक्सेप्शन से आप देख सकते हैं कि किसका रिटर्न ज़्यादा है या किसका कम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फंड्स पहले मतलब स्टार्ट हो गए थे, कुछ बाद में स्टार्ट हुआ। इनका सिंस इंसेप्शन थोड़ा रिटर्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर ओवरऑल क्योंकि इनका जो बेंचमार्क है, जो इनका इंडेक्स है, उनको फॉलो करना होता है, यानी निफ्टी 50 को, तो ये रिटर्न्स की बेसिस पे उन्हीं को रेप्लिकेट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे हमारे जो कुछ मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करे हैं, ये हमारे जो 4 ETF है, ये इनका वॉल्यूम वाइज, एक्सपेंस रेशियो, AUM वाइज, ट्रैकिंग एरर और इनके पास परफॉर्मेंस, उनके बेस पे देखा जाए तो ये हमारे कुछ ETFs हैं वो बाकी के मुकाबले हमारे जितने भी ETFs हैं निफ्टी 50 के, उनमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। पर दोस्तों लास्ट और या फाइनल डिसीजन ये आपका ही है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।